स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि। तो बच्चों हम इसमें मुख्यतः जो अध्ययन करेंगे, जो कृषि संबंधी जो भी हमारी चर्चा चलेगी यहाँ पर, वह पूर्णतः भारत के परिप्रेक्ष्य में ही चलेगी। हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकार की कृषि है, इसकी क्या महत्वपूर्णता है, इस सब का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और साथ ही बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी दृष्टि के अनुसार ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को काफ़ी गहनता से, काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक हो गया बच्चों? तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक भू संसाधन तथा कृषि। कृषि जैसा कि आप जानते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख बिंदु भी है। जो कृषि है वह भारतीय इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है, और कृषि को भारतीय जीवन का आधार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। कृषि को क्या माना जाता है? भारतीय जीवन का प्रमुख आधार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। कृषि और उससे जो भी संबंधित कार्य है उसमें क्या संलग्न है। भारत की लगभग एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो कृषि कार्य में पूर्णतः संलग्न है। इसलिए कृषि को प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटीज भी कहा जाता है। इसमें जो भारत का लगभग 55% यानी 55% की जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 55% जो जनसंख्या है भारत में, वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। और इसमें एक चीज़ और है बच्चों, जो आपको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र हैं लगभग, उसमें कितना परसेंट कृषि का है, कितना परसेंट चारा, कितना परसेंट वन, कितना परसेंट बंजर भूमि है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप कॉपी और पेन पकड़िएगा, जैसे जैसे यहाँ से मैं चीज़ें बताते रह रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें लगभग 51% यानी 51% भाग कृषि है, यानी 51% भाग पर कृषि की जाती है। 4% भाग चारागाह है, 21% भाग वन है, और 24% भाग बंजर भूमि है। यहाँ से आपको ये नोट डाउन करने होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछा जा सकता है, आपसे कैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भारत में कितने परसेंट वन भूमि क्षेत्र है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 51% भाग कृषि है, 4% भाग चारागाह है, और 21% भाग वन है, और 24% भाग बंजर भूमि है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते अपने अध्याय की ओर, जिसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। इसमें जो पहला टॉपिक है भू उपयोग वर्गीकरण, यानी जो हमारी भूमि है उसका जो हम उपयोग करते हैं उसको कितने क्लासिफिकेशन में उसका बंटवारा कर रखा है, यानी कितने भागों में उसको बांट रखा है। लगभग भू उपयोग का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 9 भागों में किया गया है। इसमें पहला भाग है, आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना होगा, यहाँ से पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि भारत में भूप्रयोग वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे हम यहाँ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला आ गया वनों के अधीन क्षेत्र, सेकंड वनजर तथा व्यर्थ भूमि, उसके बाद तीसरा हो गया आपका गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, चौथा हो गया स्थायी चारागाह क्षेत्र, पाँचवा विविध तरु फसलों वो उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां वर्तमान प्रतिभूमि, आठवां पुरातन प्रतिभूमि, और नौवां नेवल बोया क्षेत्र। ये तो मुख्यतः 9 भाग हैं। अब थोड़ा थोड़ा इन भागों के बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है। इसमें पहला भाग हो गया बच्चों वनों के अधीन क्षेत्र। इसमें यह जानना आवश्यक है कि थोड़ा पढ़ लेते इसको पहले। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक होते हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहाँ वन विकसित हो, यानी इसका जो पूरा जो श्रेय है वो सरकार के अधीन होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास किया जाता है, इन वनों का विकास किया जाता है, यानी पूर्णतः सरकार का आधिपत्य होता है वन के अधीन वाले क्षेत्र में। बस आप इसको इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। फिर दूसरा आ गया बंजर व व्यर्थ भूमि। इसमें क्या होता है, वो भूमि जो
प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी, भूभाग, मरुस्थल, खड्डे आदि कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। यानी बंजर भूमि वो भूमि है जिससे हम पूर्णतः कोई भी खाद्यान्न फसल नहीं उगा सकते हैं, कहने का आशय वो है। और वो चाहे वो भूमि पहाड़ में हो, मरुस्थलों में है या खड्डों में है, इस तरह की जो भूमि जिसमें हम कोई खाद्यान्न फसल कोई कुछ नहीं उगा सकते हैं, इस तरह की भूमि को कहते हैं हम बंजर भूमि, जिसमें पूर्णतः क्या कृषि प्रतिबंधित होती है, जिसमें कृषि योग्य कोई भी गतिविधियां नहीं की जा सकती है, खाद्यान्न जैसी सामग्री हम उसमें नहीं उगा सकते हैं। इस तरह की जो भूमि होती है उससे कहते हैं बंजर भूमि। उसके बाद सेकंड है बच्चों, थर्ड है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, यानी कृषि कार्य से अलग जिसमें जो हमारी कृषि होती है उससे अलग जिसका हम उपयोग करते हैं, यानी उसमें हम कोई भी कृषि नहीं करते, कृषि से अलग भूमि। आइए कौन कौन सी भूमि है थोड़ा इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। एक संवर्ग में बसते हैं ग्रामीण व शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें आदि, उद्योग, दुकानें आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित हैं। द्वितीय व तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भूभाग में वृद्धि हुई है। यानी इसमें मुख्यतः हम क्या करते हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधों का निर्माण करते हैं, दुकानें खोलते हैं। और द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप यानी उद्योग, निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का इसमें विकास करते हैं। यानी इसमें पूर्णतः हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड जो हमारा सेक्टर है, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप है, हम उसी का उपयोग करते हैं। इसलिए इस कृषि का नाम है गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि, यानी कृषि से हटकर अन्य कार्य में हम जिस भूमि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि। जैसे सड़क बनाते हैं, उद्योग धंधे बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, रेलवे लाइनें बनाते हैं, इन सब का हम विकास या वृद्धि करते हैं, इसको हम कहते हैं गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर है स्थानीय चारागाह क्षेत्र। इसमें क्या है, इस प्रकार के अधिकतर भूमि ग्राम पंचायत और सरकार का स्वामित्व होता है। यानी इसमें जो अधिकतर यहाँ पर भूमि होती है उसमें जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, जो हमारी सरकार होती है, उसका आधिपत्य होता है, उसका इसमें स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में ही होता है, यानी एक छोटा सा भाग है जो व्यक्तिगत रूप में होता है, अन्यथा इस भूमि का जो अधिकांश भाग होता है सरकार के स्वामित्व में ही होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, और जो ग्राम पंचायत के अधीन यहाँ पर जो भूमि होती है उस भूमि को कहा जाता है साझा संपत्ति संसाधन। ठीक हो गया बच्चों। फिर विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। तरु फसलों यानी जो रसदार फसल होती हैं, इसमें क्या है, वो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यानी इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फसलदार वृक्ष है। इस प्रकार के अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। यानी इस तरह की जो भूमि है व्यक्ति की पर्सनल अपनी भूमि होती है, जिसका उस भूमि में पर्सनल अपना अधिकार होता है। और उस भूमि में मुख्यतः क्या, जैसे माल्टा का पेड़ हो गया, नारंग का पेड़ हो गया, या चाहे आप कह सकते हो गन्ने की जो कृषि है, इस तरह की जो फसलें की जाती, जो फसल तरु यानी रसदार फसल होती है, इस तरह की जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी व्यर्थ भूमि, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, अब उसका किस हिसाब से हम मानते हैं कि वो कृषि योग्य भूमि नहीं है। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित हो। यानी वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक प्रति यानी खाली यानी कृषि रहित हो, जिसमें हमने कोई भी कृषि संबंधी क्रियाकलाप नहीं की हो, इस तरह की भूमि को कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उदारक तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन बच्चों अभी आपने एक चीज़ पढ़ा था, बंजर भूमि। बंजर भूमि वो भूमि होती है जिसमें हम पूर्णतः कृषि नहीं कर सकते, कृषि के लिए पूर्णतः अवैध होती है। लेकिन कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहने का आश्रय यह है कि 5 वर्षों तक वह क्षेत्र है जहाँ इससे पहले हमने कृषि की थी, लेकिन किसी कारण वो उसको छोड़ दिया है, और छोड़ने के कारण क्या हो गया, वे कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वो आजीवन के लिए नहीं है, लेकिन उसमें हम कई तकनीकी सुधार करके, कई तकनीकी का प्रयोग करके वो उस क्षेत्र को हम कृषि योग्य बना सकते हैं।
बंजर भूमि में तो ये था कि हम उसमें पूर्णतः कृषि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम कृषि कर सकते हैं। आप अगर हमारे पास संसाधन अच्छे हैं तो उन संसाधनों का सही प्रयोग करके हम पुनः वहाँ पर कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह की कृषि है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। व्यर्थ का मतलब यह नहीं कि पूर्णतः व्यर्थ हो चुके हैं, उसका प्रयोग हम अपने लाभ के लिए अपनी जो हमारे पास संसाधन है उसका प्रयोग करके वहाँ की जो भूमि को है हम क्या उपजाऊ क्षेत्र में ला सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद है बच्चों वर्तमान प्रतिभूमि। अब वर्तमान प्रतिभूमि क्या है, इसको पढ़ते हैं। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित हो, यानी इससे पहले आपने पढ़ा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जिसमें 5 साल था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित हो, यानी जो 1 साल या उससे कम समय तक छोड़ दी हो। जैसे कि आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाएं। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक चाराभाग का मतलब ये था, उसमें हमारा एक टॉपिक आया था झूमिंग कृषि, जिसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। उसमें क्या होता था, जो हमारी जनजातियाँ होती थी वो क्या करते थे, 3 या 5 वर्ष तक क्या करते हैं, एक जगह कृषि करते थे, या 3-5 वर्ष के बाद उसको छोड़ के अन्य जगह कृषि करने चले जाते थे। यानी वहाँ की जो भूमि है उसकी उर्वरकता क्षमता जब तक नहीं बढ़ जाती थी तब तक वहाँ पर कृषि नहीं करते थे। ठीक इस तरह की कृषि को कहते हैं हम झूमिंग कृषि। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी वही है, लगभग 1-2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है, यानी जो भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। प्रति का मतलब हो गया छोड़ देना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वही, जैसे कि जो हमारी जनजातियाँ थी वो क्या करती थी, 2-3 साल के उस भूमि को छोड़ देती थी, जब तक उसकी उर्वरकता क्षमता या पौष्टिकता उसमें बढ़ नहीं जाती थी तब तो वो कृषि नहीं करते थे। और पुनः क्या करते थे, वही रिसाइकिल, वही चक्र चलता था। हर 3-5 वर्ष के बाद स्थानों को छोड़ देते, छोड़ने के फिर पुनः उसी स्थान पर आ जाते जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी भूमि को छोड़ने के लिए 2 या 3 वर्ष के लिए। सेम यहाँ पर यही कंडीशन है, यही समझाने का तात्पर्य प्रतिभूमि का जो वर्तमान में है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारा पुरातन प्रतिभूमि। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें है यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय के लिए कृषि रहित होती है। यानी 1 से 5 वर्ष के बीच में, 1 वर्ष से तो अधिक और 5 वर्ष से कम, यानी 1 से 5 वर्ष के बीच में जो हम कृषि को छोड़ देते हैं, इस तरह की कृषि को कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। फिर अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है, यानी 5 वर्ष से अधिक समय तक उसको कृषि के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इस कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यानी इस तरह की जो कृषि है उसे व्यर्थ भूमि के संवर्ग में ही सम्मिलित किया जाता है, ये कहने का यहाँ पर आशय है। फिर लास्ट है बच्चों निवल बोया क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, वो भूमि जिस पर फसलें उगाई और कटाई जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी वो क्षेत्र जिसमें फसल उगाई भी जाती है और कटाई भी जाती है, इस तरह की भूमि को कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों भारत में भू उपयोग में परिवर्तन, यानी भूमि उपयोग में किस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आते रहता है। जैसे जहाँ पर आज हम कृषि कर रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के वहाँ हमने औद्योगिक जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकसित कर दिया, यानी जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो निरंतर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आते रह रहे हैं समय के अनुसार, ये कहने का असर है। फिर इसमें है लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्र पर की दृष्टि से स्थायी होती है। हमें भूउपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए जो निम्न प्रकार है। तो हम देखते हैं जो हमारी भूमि है यानी भूउपयोग को प्रभावित करने वाले 3 जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन कौन से, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें पहला हो गया अर्थव्यवस्था का आकार, यानी जहाँ इकोनॉमिक से है उसका आकार क्या होना चाहिए। इसमें है
जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है। समय के साथ बढ़ता है और बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्थल, उपलब्धि प्रौद्योगिकी वो इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। यानी जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो किसके हिसाब से बदल रहा है? जो हमारी उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवा हैं और समय के साथ साथ उनकी जो मांगें बढ़ती है और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, आय का स्तर बढ़ते जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है। इन सब का मिला जुला जो सार है उसी के आधार पर हमारी जो इकोनॉमिक्स से है, जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार बढ़ते रहता है, यह बदलता रहता भी है। परिणामस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। समय के साथ साथ हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ हमारे संसाधन भी बढ़ रहे हैं और उन संसाधनों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं हम मुख्यतः भूमि पर ही कर रहे हैं। चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं, चाहे हम मॉल बना रहे हैं, चाहे हम सड़कें बना रहे हैं, या हमें हमारे जो भी हमारे कल कारखाने बना रहे हैं वो पूर्णतः भूमि पर ही बना रहे हैं। इस वजह से वहाँ काफ़ी दबाव भी बढ़ रहा है और जो सीमांत भूमि का क्षेत्र है उसको भी हम प्रयोग में ला रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला कारक। अब सेकंड है दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव हो रहा है। यानी समय के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, उसमें बदलाव होते रह रहा है। वो कैसे? दूसरे शब्दों में, जिससे द्वितीय व तृतीय सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता में वृद्धि हुई है। यानी जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है जिसे कहते हैं हम कृषि, मुख्यतः हम कृषि संबंधी क्रियाकलाप करते हैं, उसमें क्या है, उसमें परिवर्तन करके जो हमारा द्वितीय व तृतीय सेक्टर है, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उसमें क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है, उसमें काफ़ी तीव्रता से विकास हो रहा है। किसकी अपेक्षा? प्राथमिक क्रियाओं की अपेक्षा। इस कारण से भी हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकार है काफ़ी बढ़ रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्ति हो रही है। जो हमारी कृषि भूमि हो रही वो गैर संबंधित कार्यों में, कृषि कार्यों में संबंधित हो रही है। यानी वहाँ पर रोडें बन रही है और उसके साथ हमारे कहीं उद्योग धंधे बन रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, मॉल्स बन रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही है। यानी जो हमारी पहले जो कृषि योग्य भूमि थी उसका रूप परिवर्तन होकर हमारे द्वितीय और तृतीय सेवा सेक्टर में परिवर्तन हो रहा है। उसके साथ साथ जहाँ कृषि भूमि की इमारतों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये वही है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर तीसरा है यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है। यानी जो इससे पहले आपको मैंने एक चीज़ समझाया था कृषि संबंधी डेफिनेशन कि भारत कृषि प्रधान देश है और जो भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुखतः कृषि पर संबंधित है। यानी प्रमुख केंद्र बिंदु जो अर्थव्यवस्था का था वो कृषि ही था और 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य पर ही संलग्न थी। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी चेंजेस आ रहा है, क्योंकि हमारी जो द्वितीय और तृतीय सेवा सेक्टर है उनका काफ़ी विकास हुआ। इसी आधार पर लोगों का रुझान कृषि की ओर कम हो गया और द्वितीय और तृतीय सेक्टर की ओर ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से जो प्राथमिक क्रिया काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए कृषि योग्य भूमि भी काफ़ी कम है। यह कहने का आश्रय है यहाँ पर। इसमें है कृषि पर भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का बदलाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है। क्यों घट रहा है वो आपको समझा चुका हूँ। जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम हो रहा है। जो हमारी जीडीपी है उसका क्या हो रहा है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसका भी इसमें काफ़ी जो विकास है काफ़ी कम हो रहा है। एक समय ऐसा था वर्ष 1950 और 51 के बीच में जो भारत की जीडीपी थी वह कुल 53.1% थी। यानी आप लगा लीजिए भारत की जो जीडीपी थी कृषि में ही वो 53.1% थी। और जो वर्तमान में अगर हम आंकड़े देखें तो कृषि में जो भारत का योगदान है जीडीपी में वह है 17.1% 2017-18 के अकॉर्डिंग। अब आप सोच लीजिएगा हमारी जो कृषि संबंधी जो रुझान है, कृषि संबंधी जो क्रियाकलाप है कितने कम हो चुके हैं, कितना संकुचित हो चुका है। यानी इसका मुख्य कारण है द्वितीय और तृतीय सेवा का काफ़ी विकास होना।
आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर दूसरा है वो जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती थी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी द्वितीय सेक्टर में जो जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हो 5.1 में 1950 से 51 तक, फिर 14 से 15 तक। देखिए यहाँ पर कितना वो विकास हो रहा है। 1950 से 1951 तक के आंकड़े और 14 से 15 तक के आंकड़े काफ़ी परिवर्तन है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा तालिका में। इसमें भी वही समझा रहेगा 1950 से 51 तथा 2014 से 15 के दौरान इस परिवर्तन को चित्र 5.1 में दिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा इसको। हम सीधे नीचे पढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें यह है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। इसमें चित्र 5.1 से ये पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि और 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। जैसे वन क्षेत्र हो गया, गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, निबल हो गया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। यानी जो हमने अभी 9 कृषि भारत में भूपयोग वर्गीकरण पढ़े थे, इसका जो क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, इसमें मुख्यतः वन क्षेत्र हो गया, गैर कृषि योग्य प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, निबल बोया क्षेत्र, इसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। और क्यों हो रही है आपने वहाँ पढ़ लिया था, इसमें यहाँ कुछ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो मैंने हेडलाइट कर रखा थोड़ा इसको देखिए। वे 4 भूभाग संवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। इससे पहले आपने पढ़ा था यहाँ पर, इसको मैं हेडलाइट कर देता हूँ, वृद्धि जो मैंने येलो से वृद्धि कर हेडलाइट कर रखा ये तो वृद्धि वाला क्षेत्र है, और जो मैंने ग्रीन से हेडलाइट कर रखा ये कृषि में व्यर्थ भूमि है। इसमें कौन कौन सी व्यर्थ भूमि है? पहला हो गया बंजर व्यर्थ भूमि और कृषि योग्य भूमि हो गया। फिर चारागाह तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र पर प्रति भूमि, इस तरह की जो भूमि है इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी गिरावट आ रही है। और जो काफ़ी वृद्धि आ रही है ये 4 भूमि है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और इसमें हम देख लेते हैं कि इन घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों से की जा रही है। वो कारण कौन कौन से? इसमें 2 कारण है। पहला हो गया समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार कमी इसकी साक्षी है। यानी जैसे अभी मैं समझा चुका हूँ, द्वितीय तृतीय सेक्टर में क्या हुआ, काफ़ी विकास हुआ, तो इसके कारण क्या है, वहाँ पर ज़मीन पर काफ़ी लोगों का आधिपत्य हुआ। उसके साथ साथ काफ़ी दबाव भी बढ़ा, जनसंख्या भी बढ़ी। उसके साथ साथ हमारी जो कृषि योग्य भूमि थी काफ़ी संकुचित होगी, काफ़ी कम होगी, और जिसके कारण कि यहाँ पर कृषि योग्य क्षेत्र कम हुआ, तो लोगों का रुझान भी कम हो चुका था। पहला रीजन ये है। सेकंड है चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। कृषि भूमि पर दबाव क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या का अत्यधिक होना और विभिन्न तरह की फैक्ट्रियों का विकास होना। फिर है साझी चारागाह, जैसे चारागाह पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। यानी जो घटते क्रम की व्याख्या की हमने, वो उसके जो मुख्य साक्ष्य है, मुख्य जो एविडेंस है, मुख्य कारण है, वो ये दोनों है। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है साझा संपत्ति संसाधन। अब इसको देखते हैं।